एवरीवन, वेलकम टू इन भारत ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता करिशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं वही हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे। ज़्यादा टाइम अब हमारे पास नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 नवंबर को जो है वो सेट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 1773 में क्या आया था, आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपका 1773 में। देन उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो वॉरेन हास्टिंग इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन आपका इंपॉर्टेंट आया था 1784। 1784 में क्या आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डुअल गवर्नमेंट की जो है वो बात की गई थी। डुअल गवर्नमेंट की बात की गई थी, कंपनी प्लस ब्रिटिश रूल, कंपनी प्लस ब्रिटिश रूल। ठीक है, देन लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी 1813। देन आया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1813। 1813 में जो है आपका क्या हुआ था, दिस इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट मोनोपोली जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी अदर कंट्रीज़ के साथ। देन 1833 में जो है 1833 में आपका अबॉलिश किया गया था स्लेवरी को, अबॉलिश किया गया था स्लेवरी को। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देन हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो 1813 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बना दिया गया था 1833 में। ठीक है, तो विलियम बेंटिक, मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था लेकिन किसी का अभी तक आंसर नहीं आया है। तो हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन 1853 में जो है हमें फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स जो है हमें देखने को मिले। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सारा जो था ये क्या था आपका कंपनी रूल था। देन आया 1857 की क्रांति होने के बाद, रिवॉल्ट होने, म्यूटिनी होने के बाद जो है आपका 1858 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 1909 में मुस्लिम लीग्स को सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जिसको जानते हैं। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया, मिंटो रिफॉर्म कब आया, 1909 में, जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो प्रोवाइड किया गया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, सिखों को और जो आपके क्रिश्चियंस थे उनको क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ डायरकी इन प्रोविंसेस जो है वो देखने को मिला। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछे डायरकी एंड प्रोविंसेस, डायरकी एंड प्रोविंसेस की बात फर्स्ट टाइम कब की गई थी, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में। ठीक है, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सेंटर और प्रोविंस को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, ट्रांसफ़र लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ठीक है, ट्रांसफ़र लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको बाई कैमरल जो है हमें यहाँ पर बाई कैमरल सिस्टम जो हमें यहाँ पर देखने को मिला था इन 1919 में। मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म में बाई कैमरेबल सिस्टम, डायरकी एट प्रोविंसेस जो है हमें देखने को मिली, डायरकी एट प्रोविंस जो है वो ट्रांसफ़र और रिजर्व लिस्ट में जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए थे। तो डायरकी एट प्रोविंस फर्स्ट टाइम हमें कब देखने को मिला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 1935, इसके बाद आया 1935 का डायरकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सबसे पहले क्या बात की गई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो बेस जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेस है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, बेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। ठीक है, ये सारा जो काम कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। साइड बाय साइड जो है पैरेलली इंडिया भी इसके ऊपर कुछ काम कर रहा था। ठीक है,
इंडिया भी इसके ऊपर कुछ काम कर रहा था। तो जो इंडिया काम कर रहा था वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा जो है वो ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे। तो बेस किसको माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन हम बात करेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो है वो स्वराज की डिमांड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड जो है वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला था, उसको क्या बोला था, स्वराज बोला था। क्या बोला था, स्वराज, ठीक है। तो सबसे पहले स्वराज की डिमांड जो की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी, वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले क्या किया था, डिमांड किया था, ठीक है, 1895 में। देन 1992 में महात्मा गांधी ने जो है इसके ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने इसके ऊपर बात की। देन स्वराज पार्टी, फर्स्ट पार्टी जो बनाई गई फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए, वो कौन सी पार्टी थी, स्वराज पार्टी, ठीक है। हमें किसका राज चाहिए, अपना राज चाहिए, स्वराज चाहिए। तो हमने क्या है, सबसे पहले पार्टी जो है वो कौन सी पार्टी बनाई गई, स्वराज पार्टी। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्स्ट पार्टी जो है वो कब बनी थी, क्या नाम था जो फर्स्ट पार्टी बनी थी फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, वो थी आपकी स्वराज पार्टी। फर्स्ट टाइम किसने डिमांड किया था स्वराज का, बाल गंगाधर तिलक ने। देन 1928 में मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सबसे पहले 1928 में क्या आया, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई। देन 1934 में एम.एन. रॉय ने ऑफिशियली डिमांड किया ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, ठीक है। कांग्रेस की साइड से जो है फर्स्ट टाइम जो है एम.एन. रॉय ने ऑफिशियली डिमांड किया, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, ऑफिशियली डिमांड। तो ऑफिशियली डिमांड कब हुआ, ऑन बिहाफ ऑफ आईएनसी, किसने किया, एम.एन. रॉय ने किया 1934 में। कब किया, 1934 में। देन 1935 में कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड किया। देन 1935 में कांग्रेस पार्टी ने डिमांड किया, एक पार्टी के तौर पर डिमांड हुआ 1935 में। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, आईएनसी के बिहाफ पर बोला कि हम इंडियन डायरेक्ट इलेक्शन, देखो हमारी दो डिमांड है, जवाहरलाल नेहरू ने बोला हमारी दो डिमांड है, एक तो इंडियंस जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे और यूनिवर्सल वोटिंग राइट जो है वो हर किसी को प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिवर्सल वोटिंग राइट जो है ये एक उन्होंने अपना एजेंडा रखा जो ब्रिटिशर्स के सामने, कि हम जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं और आपको जो है वो दो बातें माननी पड़ेगी, एक तो इंडियन डायरेक्ट इलेक्शन हमें चाहिए और साथ ही साथ यूनिवर्सल वोटिंग राइट जो है हमें चाहिए। देन उसके बाद 1938 के बाद 1940 फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने अपने ये एक्सेप्ट किया कि एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, क्योंकि उस टाइम पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है जब उस टाइम पे स्टार्ट हो रखा था, जब वर्ल्ड वॉर जो सेकंड जब स्टार्ट हो रखा था तो बहुत सारे जो देश थे अब इतने जो लड़ाई कर रहा है या जीत रहा है, तो जो भी सिचुएशंस हो रही हैं तो उस दौरान क्या होता है, जो लड़ रहा है वो भी कमज़ोर हो जाता है, जो हार रहा है वो भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि देश जो है वो खोखला कर देते हैं ना, किसी भी तरीके की कोई भी लड़ाई हो तो वो इंटरनली जो सिस्टम होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वर्ल्ड वॉर ने भी जो है ब्रिटिशर्स को अंदर से हिलाकर रख रखा था, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि इतने लंबे टाइम से हमने जो इंडिया के ऊपर रूल किया है वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उनको ये बात समझ आने लग गई थी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम जो है 1940 में 1940s में जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है वो आपका एक्सेप्ट किया था, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था कि ठीक है भैया तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी इजीली जो है वो छोड़ने वाले नहीं थे, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो कौन सा ऑफ़र आया था 1940s में, कौन सा ऑफ़र आया था, अगस्तस ऑफर के तहत जो है अगस्तस ऑफर के तहत जो है ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड अभी तक यहाँ पर जो है वो यूज़ नहीं किया गया था। तो अगस्तस ऑफर में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की बात नहीं कही गई थी, ठीक है। तो 1940 में कौन सा ऑफर आया था, अगस्तस ऑफर आया था, ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था
कि ठीक है जो तुम बोल रहे हो हम ये बात मानते हैं। देन 1942 में आपका कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन। 1942 में कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन आया, जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। अब यहाँ पर देख रहे हो गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई थी, ठीक है, कि इंडियंस के लिए डायरेक्ट इलेक्शन प्रोवाइड किए जाए। लेकिन यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है तुम्हारी बात हम मान रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे, ठीक है, हम क्या कराएंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे। तो 1942 में कब क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कब आया? 1942 में। और 1946 में क्या आया आपका? कैबिनेट मिशन। क्या आया 1946 में? कैबिनेट मिशन आया। क्लियर है? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट टाइम किसने डिमांड किया? बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड किया स्वराज के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड टाइम 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने दोबारा डिमांड किया, स्वराज पार्टी बनाई गई फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट पार्टी कौन सी बनी थी? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू जो है वो आई। तो कौन सी रिपोर्ट आई 1928 में? मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। देन 1934 में एम.एन. रॉय ने ऑफिशियली डिमांड किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1935 अभी तक जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का जो है वो यूज़ नहीं किया गया था, ठीक है। देन 1935 में कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली अपने बिहाफ पर डिमांड किया 1935 में, और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम बेस मान के चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देन 1938 में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से जो है वो अपना डिमांड किया, बोला कि इंडियंस को डायरेक्ट इलेक्शन प्रोवाइड करो, यूनिवर्सल वोटिंग राइट दो, ठीक है। देन 1940 में अगस्टस ऑफर आया, ठीक है, अगस्टस ऑफर्स आया जिसमें ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया हमारा जो हम डिमांड कर रहे थे वो, ठीक है। देन 1942 में कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन, ठीक है। 1942 में कौन सा मिशन आया? क्रिप्स मिशन आया। देन 1946 में कौन सा मिशन आया? 1946 में कैबिनेट मिशन। कब आया? कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन। और क्रिप्स मिशन को हेड कौन कर रहा था? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन को कौन हेड कर रहा था? सर स्टैफर्ड, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन इज हेडेड बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स। दिस रिपोर्ट वॉज अडॉप्टेड एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया होने वाला था उस दौरान जो है ये रिपोर्ट जो है आपको कैबिनेट क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में लाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली विद अ मेंबर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एंड नॉमिनेटेड बाय प्रिंसिपल स्टेट। तो इसमें क्या बात की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज टू बी ड्राफ्टेड बाय, ठीक है, इट इज़ ड्राफ्टेड बाय असेंबली। इसको कौन बनाएगा? असेंबली बनाएगी, ठीक है, विद अ मेंबर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है। कौन सी मेंबर्स इलेक्ट होंगे? प्रोविंशियल असेंबलीज के। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको क्या किया जाएगा? उनके मेंबर्स को हम क्या करेंगे? नॉमिनेट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की यहाँ पर बात की गई थी। देन कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन विच इज़ हेडेड बाय, कैबिनेट मिशन विच इज़ हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस, ठीक है, दिस इज हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस। तो क्रिप्स मिशन इज हेडेड बाय स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, एंड कैबिनेट मिशन इज हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। And this plan is provided for the Union of India control over the foreign affair and defense communication. Clear है? Then next अगर हम बात करें याद हो गया फर्स्ट टाइम किसने डिमांड किया? बाल गंगाधर तिलक 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज की डिमांड की। देन 1922 में गांधी जी ने डिमांड किया, स्वराज पार्टी बनाई गई, ठीक है। फर्स्ट पार्टी कौन सी थी? स्वराज पार्टी। देन मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पब्लिश किया गया। 1934 में एम.एन. रॉय ने ऑफिशियली डिमांड किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड 1935 में कांग्रेस पार्टी ने भी ऑफिशियली डिमांड किया, और
1938 में जवाहरलाल नेहरू ने इनडायरेक्ट इलेक्शन और यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स की बात की। देन 1940s में ऑगस्टस ऑफर आया जिसमें ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया था हमारी डिमांड को। 1942 में क्रिप्स मिशन आया जिसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। और 1946 में क्या आया, कैबिनेट मिशन। एंड क्रिप्स मिशन विच इज़ हेडेड बाय सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, एंड द कैबिनेट मिशन विच इज़ हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं असेंबली की, ठीक है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की तो असेंबली की बात होती है। जब असेंबली की बात होगी, ठीक है, तो असेंबली में टोटल कुल मिला के कितने मेंबर थे? टोटल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है वो कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 398। हमेशा याद रखना फर्स्ट टाइम किसने डिमांड किया था ऑफिशियली? एम.एन. रॉय ने 1934 में, 1934 में, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड एट, तो पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो कहाँ पर बनी थी? 1936 में बनी थी, 1936 में। कहाँ पर? लखनऊ में, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड एट लखनऊ 1936 में, ठीक है, 1936 में। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन। किसके तहत जो है हमने ये असेंबली बनाई थी? कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। कौन लेकर आया था कैबिनेट मिशन को? दिस इज हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस, दिस इज हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो सेटअप किया गया था 16 मई 1946 को, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन में टोटल कुल मिला के 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 जो थे वो कौन से मेंबर थे? ब्रिटिश इंडिया से आते थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे, जिनको डायरेक्ट कौन कंट्रोल करता था? ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, ठीक है। देन 93 स्टेट्स जो थी, सीट्स जो थी वो किसकी थी? 93 सीट जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स की थी, प्रिंसली स्टेट्स की थी, ठीक है। तो 398 में से 389 में से 296 और 93, 296 और 93, 296 जो थी वो ब्रिटिशर्स इंडिया की सीट थी, ब्रिटिश इंडिया की सीट थी। और 93 जो सीट्स थी वो प्रिंसली स्टेट्स की सीट थी। तो 296 की सीट्स पे अगर हम देखें तो 296 में से जो बेसिकली हम देखें डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिशर्स करते थे, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई कि 292 सीट्स जो हैं मेंबर वर बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। इनको कौन इलेक्ट करेगा? दीज मेंबर आर elected by provincial legislature, these members are elected by provincial legislature, 292 member are elected by provincial legislature, but there are 4 members की बात की, जो वो 4 members थे वो they are representative of chief commissioner provinces and these four member are chief commissioner provinces, ठीक है, chief commissioner provinces थे ABCD। जैसे कि हम UTs को डिवाइड करते हैं उसी तरीके से A stands for अजमेर, ठीक है। तो chief commissioner provinces कौन सी थी? A stands for अजमेर, ठीक है। B stands for ब्रिटिश बलूचिस्तान, C stands for कुर्ग और D stands for दिल्ली, ठीक है, D stands for दिल्ली। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? A stands for अजमेर, B stands for बलूचिस्तान, C stands for कुर्ग और D stands for दिल्ली, ठीक है। तो दीज आर दी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जिनको इलेक्ट किया जाएगा, जिनको वोटिंग के द्वारा जो है वो चुना जाएगा। देन जो है आपके 93 जो थी वो कौन सी थी? प्रिंसली स्टेट थी, जिनको नॉमिनेट किया गया था। तो 93 सीट आर रिजर्व फॉर प्रिंसली स्टेट विच आर रिमेन वेकेंट एज दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी असेंबली। और इन्हीं ने क्या किया था? असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो 93 प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने जो हमारी
असेंबली थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उनको लग रहा था जो राजागिरी थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी आपकी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो दे आर नॉमिनेटेड, इनको क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा कि जितने भी राजा महाराजा हैं वो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी पर्सन को अपनी स्टेट से जो है, प्रिंसली स्टेट से जो है वो नॉमिनेट करेंगे। क्लियर है। देन टोटल जो है अब ये 389 मेंबर जो है वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, तो ये बताया गया था कि 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। 10 लाख लोगों पर कितना रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव को हम अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, किस तरीके का इलेक्शन हुआ था, देखो गांधी जी ने डिमांड, जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया था ना, डिमांड किया था, कब किया था कि कब किया था गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने डिमांड किया था 1938 में कि डायरेक्ट इलेक्शन कराओ। ठीक है, बट यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या कराया, ब्रिटिशर्स ने क्या बात की, इनडायरेक्ट इलेक्शन की। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। ठीक है, मैनर की अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ठीक है, प्रोपोर्शनल PRS और STV, ये क्या थे, 2 मैनर थे जिसके बिहाफ पर क्या हुआ था, इलेक्शंस हमें देखने को मिले थे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, जो जितने भी इलेक्शन होते हैं बेसिकली वो किसके बेसिस पर होते हैं, प्रोविंशियल, किसके बेसिस पर होते हैं, प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बेसिस पे, प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बेसिस पे। क्लियर है। ठीक है, तो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बेसिस पर जो है हम प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं और राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स का भी। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे STV की। STV में बेसिकली क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ओके, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट वोटिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। जो भी MP MLA जो चुनकर आते हैं लोअर हाउसेस से, वो क्या करते हैं, वो चुनाव करते हैं, उनके बीच में आपस में चुनाव होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो इसी तरीके से प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का जो है वो चुनाव हमें देखने को मिला फॉर दी और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो है वो बात की गई, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग एंड प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन जो है 210 मेंबर आपके जर्नल से थे, 78 मुस्लिम से और 4 जो हैं वो सिख जो हैं उनको रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे रिलीजन का बहुत ज़्यादा फंडा था, बहुत ज़्यादा आपस में डिस्प्यूट्स थे, इसीलिए रिलीजन को जो है वो महत्व दिया गया। 210 मेंबर जो हैं एक जर्नल से रखे गए, 78 मेंबर जो हैं वो मुस्लिम रखे गए और 4 मेंबर जो हैं वो सिख रखे गए। ठीक है, 4 सीटें जो हैं वो किसके लिए रखी गई, सिख्स के लिए रखी गई, 78 मुस्लिम्स के लिए, 210 जो हैं वो जर्नल के लिए रखी गई। तो जब ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी आई थी, कांग्रेस की। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीटें किसकी आई, कांग्रेस की आई। देन उसके बाद मुस्लिम लीग्स की 73 सीट्स आई, इंडिपेंडेंट की 8 सीट आई, 7 ऐसी पार्टी थी जिनकी सिंगल एक सीट थी। ठीक है, वुमेंस के बेसिस पे अगर हम बात करें तो टोटल 15 सीटें जो हैं वो वुमेंस की आई। ठीक है, मल्टी पार्टी बॉडी जिसमें टोटल सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो देखने को मिली कहाँ से, यूपी से। सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से देखने को मिली हमें, उत्तर प्रदेश से। तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि यूनाइटेड प्रोविंस में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से आई थी, यूपी से आई थी। देन सेकंड नंबर पे आई आपकी मद्रास से। ठीक है, मद्रास से 49 सीट आई थी। मैसूर प्रिंसली स्टेट से हमारी टोटल 7 सीटें आई थी और राजस्थान जयपुर से आपकी 3 सीटें आई थी। तो यूनाइटेड प्रोविंस से 55 सीटें आई थी सबसे ज़्यादा, मद्रास से 49 सीटें, मैसूर प्रिंसली स्टेट से आपकी 7 सीटें और राजस्थान जयपुर से आपकी 3 सीटें जो हैं वो जीती गई थी। क्लियर है। तो 389 टोटल मेंबर्स थे, उनमें से जो है 296 और 93 और 296 में से भी 292 और 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर की जो है वो सीटें थी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की। 93 जो थी वो नॉमिनेटेड, तो प्रिंसली स्टेट को क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। इलेक्शन क्या थे, प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग जो है वो रखी गई थी। मुस्लिम्स को अलग सीटें 78 सीट्स प्रोवाइड की गई, 210 जो है वो जर्नल्स को प्रोवाइड की गई, 4 सीटें जो है वो सिखों को प्रोवाइड की गई। क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है आपका
देन नेक्स्ट आता है आपका जुलाई अगस्त, ठीक है। जुलाई अगस्त सबसे पहला इलेक्शन हमें कब देखने को मिला? जुलाई अगस्त में सबसे पहला इलेक्शन देखने को मिला। देन फर्स्ट सिटिंग कब हुई? फर्स्ट सिटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग कब हुई? पहला इलेक्शन कब देखने को मिला? 1946 में, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन हुआ जुलाई अगस्त में। पहली सिटिंग कब हुई? पहली सिटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 46 को, ठीक है, 1946 को, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में क्या हुआ? मुस्लिम लीग जो थे, अब देखो इतना टाइम लगा, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए लेकिन दिसंबर में जाके पहली सिटिंग हो रही है। इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो एग्री नहीं थे। बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो एग्री नहीं हो रही थी, तो उनके बातों पे जो मानने के लिए एग्री नहीं थे, इसीलिए इतना टाइम उनको मनाने और इन चीज़ों में लग गया। तो जब पहली सिटिंग हुई तो मुस्लिम लीग नॉट पार्टिसिपेट, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? पार्टिसिपेट नहीं किया। तो फर्स्ट मीटिंग में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 207 मेंबर कुल मिला के कितने मेंबर थे? 296 में से कुल मिला के कितने मेंबर थे? 207 मेंबर आए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 9 फीमेल्स आई आपकी, ठीक है। 207 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और 9 फीमेल्स आई। यहाँ पर प्रिंसली स्टेट ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मुस्लिम लीग्स और प्रिंसली स्टेट, कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इनॉग्रेशन किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने। इनॉग्रेशन किसने किया था इसका? फर्स्ट सिटिंग का इनॉग्रेशन किसने किया था? आचार्य कृपलानी ने, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? पहली मीटिंग रखी गई जिसमें मुस्लिम लीग ने जो है वो पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है मुस्लिम लीग्स के साथ उस टाइम पे चल रही थी। प्रिंसली स्टेट भी जो है कुछ वो एग्री नहीं हो रही थी, ठीक है। तो 207 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 9 जो है वो फीमेल थी। इनॉग्रेशन किसने किया? आचार्य कृपलानी ने। चेयरपर्सन कौन थे? इसके सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके चेयरपर्सन थे। तो यूपीएससी का 2024 का क्वेश्चन था, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट सिटिंग ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो फर्स्ट चेयरपर्सन थे, क्योंकि मोस्ट सीनियर, फ्रांस की जो परंपरा थी, फ्रांस की जो प्रैक्टिसेस थी कि जो भी मोस्ट सीनियर होगा उसको क्या बनाया जाएगा? मोस्ट सीनियर पर्सन को क्या बनाया जाएगा? चेयरपर्सन बनाया जाएगा। तो फर्स्ट सिटिंग के चेयरपर्सन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो फर्स्ट चेयरपर्सन थे अकॉर्डिंग टू फ्रांस प्रैक्टिसेस, एंड ही इज़ द मोस्ट सीनियर। देन उसके बाद सेकंड जो है आपका सेकंड मीटिंग कब हुई? 10 दिसंबर को, ठीक है। तो 10 दिसंबर को जो मीटिंग हुई, 10 दिसंबर को नेक्स्ट डे जो मीटिंग हुई उसमें बहुत सारी इश्यूज़ थे, कंट्रोवर्सीज थी, तो जो बहुत सारी बहसबाजी चली, ठीक है। कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आया, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ के स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकंड जो सिटिंग थी वो कब रखी गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सेकंड मीटिंग कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1946 को जो है आपकी सेकंड मीटिंग हमें देखने को मिली, ठीक है। देन 11 दिसंबर को थर्ड मीटिंग हुई जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया, ठीक है। तो 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुई वो तीसरी कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तीसरी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड एच.सी. मुखर्जी वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। दे इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। एज अ प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? बी.एन. बानू, ठीक है। बी.एन. राव को जो है क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया, ठीक है। देन थर्ड जो चौथी मीटिंग थी वो आपकी 12 दिसंबर को हुई। इसमें भी कोई इफ़ेक्टिव सा कुछ निकल कर नहीं आया, जो भी आपका चर्चा हुई थी उसमें। देन पांचवी जो मीटिंग थी वो आपकी हमें 13 दिसंबर 1946 को देखने को मिली। तो फिफ्थ मीटिंग जो थी वो आपकी 13 दिसंबर 1946 को देखने को
तो फिफ्थ मीटिंग आपको कब देखने को मिली? 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो है वो पास किया गया था। क्या पास किया गया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो 13 दिसंबर 1946 की जो असेंबली हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो क्या पास किया गया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको हम आज जो बेस है आपके किसका? प्रियम्बल का। बेस है आपके किसका? प्रियम्बल का। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया था। क्लियर है? एंड दिस इज द बेस ऑफ द प्रियम्बल। तो सबसे पहला इलेक्शन कब हुआ? इलेक्शन की बात कब की गई? जुलाई अगस्त 1946 में। पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। हु इज़ दी इनोग्रेशन किसने किया? आचार्य कृपलानी ने। और चेयरपर्सन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंच किसके द्वारा थे? वो फ्रेंच प्रैक्टिसेस के द्वारा जो है मोस्ट सीनियर पर्सन थे, इसीलिए उनको बनाया गया। मुस्लिम लीग ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के 207 मेंबर आए थे, जिसमें से 9 महिलाएं थी। और देन उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई थी आपकी 10 दिसंबर को। तीसरी मीटिंग जो है आपकी 11 दिसंबर को हुई। 10 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को चौथी मीटिंग 12 दिसंबर को हुई। 11 दिसंबर का रिजल्ट ये निकल कर आया कि प्रेसिडेंट किसको बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। ठीक है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है वो किसको बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है वो बी.एन. राव को बनाया गया। बी.एन. राव को क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बनाया गया। देन 12 दिसंबर को चौथी मीटिंग हुई। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में पास किया। बेस ऑफ द प्रियम्बल जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया। क्लियर है? और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको अप्रूव कब किया? इट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कब अप्रूव किया? 22 जनवरी 1947 को। कब अप्रूव किया? 22 जनवरी 1947 को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है इसको अप्रूव किया। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जो है हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया। और 22 जनवरी 1947 ठीक एक साल बाद, ठीक है 46 में, ठीक है नॉट एक साल बाद, 13 दिसंबर 1946 को मीटिंग पास हुआ, तो 22 जनवरी, ठीक है, तो आपके 22 जनवरी 1947 को जो है इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से पहले जो है हम बात करते हैं आपका 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड फाइनल रीडिंग जो है हमें देखने को मिली। ठीक है, तो थर्ड फाइनल रीडिंग कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ऑलमोस्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो है हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो फाइनल संविधान जो है हमारा वो कब होगा? वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो इमीडिएट इफेक्ट में जो है वो पास कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को ये किस में आया? 26 जनवरी 1950 को ये किस में आ गया? फोर्स में आया, लागू कर दिया गया, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे जो है एज अ रिपब्लिक डे हम जिसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत क्या हुआ?
चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा, फ्लो चार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1946 को क्या हुआ, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुआ, ठीक है। देन 9 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग हुई, 9 दिसंबर को फर्स्ट सिटिंग हुई। आचार्य कृपलानी ने इनॉग्रेशन किया और चेयरपर्सन जो है वो किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को चेयरपर्सन बनाया गया, ठीक है। देन उसके बाद 11 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर को आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को, और वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र कौन थे, बी.एन. राव जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एडवाइज़र बना दिया गया। देन 13 दिसंबर को क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया बाय जवाहरलाल नेहरू, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया जिसको अडॉप्ट कब किया गया, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 1947। देन नेक्स्ट आता है आपका 22 जनवरी देन इसके बाद आया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 जनवरी 1947 जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास कर दिया गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। देन 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, इंडिया। एंड देन 22 जुलाई 1947 याद रखोगे डेट, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। देन 22 जुलाई 1947 के बाद आता है आपका 1 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 जिसको हम किसके इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया गया, आपका इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो फ्री कर दिया गया, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया। अब जो है कुल मिला के जो मेंबर आए तो 299 मेंबर जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हो गए, और जो आपके प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर आए थे वो टोटल कुल मिला के कितने हो गए, 70 मेंबर जो है हमें देखने को। तो इनिशियली कितने थे, 389 मेंबर्स थे, ठीक है, 389 मेंबर्स थे। अब कितने हो गए हैं, 299। अब कितने मेंबर्स हो गए, 299, इट्स नॉट 299। तो कुल मिला के ये जो 70 सीट्स हैं वो इसी के अंदर हैं। तो कुल मिला के अब कितने मेंबर हो गए, पाकिस्तान यहाँ से चला गया, ठीक है, कुछ प्रिंसली स्टेट भी चले गए, तो कुल मिला के 299 मेंबर हो गए, जिसमें से आपके 296 हैं, कहीं पर 299 भी लिख रखा है, बट मैं बेस मान के चलती हूँ एनसीईआरटी का, तो कुल मिला के 296 मेंबर जो हैं वो यहाँ पर रह गए। 296 में से अगर हम देखें तो 229 कुल मिला के, और प्रिंसली स्टेट से जो थे 229, प्रिंसली स्टेट 229 मेंबर्स हो गए, और 229 में से आपके देखें तो 70 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 70 मेंबर्स जो हैं वो आपके प्रिंसली स्टेट से रह गए, प्रिंसली स्टेट से जो है कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 70 मेंबर्स रह गए, ठीक है। देन यहाँ पे डुअल रोल हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन देख रहा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव के हेड कौन बना दिए गए, जीवी मालविकर, ठीक है, जीवी मालविकर को क्या बनाया, लेजिस्लेटिव कानून बनाने का जो है वो हक दिया गया।
देन सॉवरेन बॉडी बना दिया गया, बोला कि सॉवरेन इंडिया जो है वो क्या है, सॉवरेन बॉडी है, हर किसी को अपना अपना राइट्स जो है, रिलीजन जो है वो चूज़ करने का अधिकार है। तो सॉवरेन बॉडी जो है वो इंडिया को बना दिया गया। इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे जो है वो 3 मुद्दे जो है इंपॉर्टेंटली रखे गए। एक तो सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेस होगी, 229 जो है प्रिंसली स्टेट, 70 प्रिंसली स्टेट रह गई। ठीक है, डुअल रोल की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसको देख रहे थे, लेजिस्लेटिव जीवी मालकर, और सॉवरेन बॉडी जो है इंडिया जो क्या है वो एक सॉवरेन बॉडी है। ठीक है, ये 15 अगस्त को हुआ ये सब। देन आता है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी का सारा रोल प्ले। अब 22 अगस्त 1947, ठीक है, 22 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947 को क्या बनाया गया, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। क्या बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें कुल मिला के कितने मेंबर्स थे, टोटल जो हैं वो 7 मेंबर्स थे। और इस 7 मेंबर्स का जो कुल 7 में से एक जो था वो कौन था, वो हेड था, जिसका क्या नाम था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। तो टोटल मिला के 22 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जिसमें कुल मिला के 7 मेंबर थे। और हेड चेयरपर्सन कौन था उसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का, तो चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ दी चेयरपर्सन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब जब 22 अगस्त को जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरपर्सन थे। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरपर्सन थे। और डॉक्टर N. गोपालस्वामी अय्यर, एन इसमें कौन कौन शामिल थे, N. गोपालस्वामी अय्यर, N. गोपालस्वामी अय्यर। ठीक है, और कौन थे, अलाडी अय्यर। और कौन थे आपके, K.M. मुंशी, गोपालस्वामी अय्यर, अलाडी अय्यर, K.M. मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, और B.L. मित्तर, दे आर लेटर रिप्लेस्ड बाय N. माधव। B.L. मित्तर को किसने रिप्लेस कर दिया, माधव राव ने। B.L. मित्तर को रिप्लेस कर दिया माधव राव ने। ठीक है, उनके हेल्थ इश्यूज थे मित्तर जी के और इसलिए उन्होंने माधव राव में उनको रिप्लेस कर दिया। देन DP खैतन जो थे उनको रिप्लेस कर दिया गया TT कृष्णामाचारी के द्वारा जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि DP खैतन की जो है वो डेथ हो गई थी। तो 22 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाई गई। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बनाई गई। देन नेक्स्ट आता है आपका 4 नवंबर 1948 को क्या हुआ, फर्स्ट रीडिंग हुई। जो ड्राफ्ट बनाया गया उसकी फर्स्ट रीडिंग देखने को मिली हमें 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को। देन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को 1949 को हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमने क्या कर लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और किसके रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में। तो 26 नवंबर 1949 को हमने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। देन 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ठीक है, हमने क्या अडॉप्ट किया, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम। नेशनल फ्लैग कब किया, 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग हमने एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। लेकिन आपका नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम बिफोर रिपब्लिक डे के 2 दिन पहले जो है हमने क्या किया था, अपना नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है वो अडॉप्ट किया था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो किसको ऑफिशियली, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। देन नेक्स्ट आया आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया था।
ठीक है, इन्फोर्स में लाया गया था। तो इस 26 जनवरी 1950 को हम क्या मनाते हैं, आपका एज अ इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम पहली मीटिंग से देखें 26 जनवरी तक, 9 दिसंबर से 26 जनवरी तक अगर हम देखें तो कितना टाइम लगा संविधान बनाने में, कितना वक्त लगा? 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक अगर हम देखें, जिसमें हमने अडॉप्ट कर लिया था कि हमारा संविधान बन गया है, तो कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 सेशन और 165 अधिवेशन जो हैं वो किए गए थे। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन। कहाँ से कब तक की बात कर रही हूँ मैं, कि 9 दिसंबर जब आपकी पहली मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर को, ठीक है, पहली मीटिंग हुई थी ना 1946 में, और 9 दिसंबर से लेके अगर जब हमारा संविधान जो है हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 तक, तो कुल मिला के 2 साल 2 years 11 months और कितने डेज, 18 डेज। कितने दिन लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है वो आपके हमें देखने को मिले थे। 165 अधिवेशन हुए थे इस दौरान। ठीक है, 165 अधिवेशन जो है हमें देखने को मिले। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है हमारा संविधान बना, 9 दिसंबर से लेके 26 नवंबर तक। अगर टोटल हम देखें 9 दिसंबर से लेके 26 जनवरी जब तक लागू हुआ, 9 दिसंबर से लेके 26 जनवरी जब तक लागू हुआ, तो कुल मिला के कितना लगा? 3 साल 11 महीने 16 दिन। 3 साल 11 महीने 16 दिन। कितना टाइम लगा? 3 साल 12 महीने, नॉट 11। ठीक है, 3 साल 12 महीने और 16 दिन। कुल मिला के कितना लगा? 3 साल 12 महीने और 16 दिन। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी की सारी कहानी। 9 दिसंबर इलेक्शन हुआ, जुलाई अगस्त में 9 दिसंबर को पहली सिटिंग हुई। इनॉग्रेशन किसने किया? आचार्य कृपलानी ने किया। प्रेसिडेंट कौन थे? अकॉर्डिंग टू फ्रांस प्रैक्टिसेस के द्वारा जो सीनियर मोस्ट होते थे वो प्रेसिडेंट होते थे, तो इसका मतलब सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो है वो प्रेसिडेंट थे। 11 दिसंबर को प्रेसिडेंट घोषित किया गया ऑफिशियली कि भैया हम नहीं करेंगे, इंटर्म प्रेसिडेंट को जो है हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो है दूसरा प्रेसिडेंट लेकर आओ। तो प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को रखा गया, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट HC मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? BN राव। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इंडिया पाकिस्तान जो है यहाँ पर अलग हो गया। 22 अगस्त को 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें टोटल कुल मिला के 7 पर्सन थे। 7 पर्सन में चेयरपर्सन जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लाड़ी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर को रिप्लेस कर दिया था। M माधव राव ने DP खेतान को रिप्लेस कर दिया था TT कृष्णमाचारी ने। ठीक है, तो कुल मिला के 7 मेंबर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लाड़ी कृष्ण अय्यर और KM मुंशी, सादुल्ला, माधव और कृष्णमाचारी। ठीक है, माधव और कृष्णमाचारी। ठीक है, देन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया। 24 जनवरी 1950 को नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया जब हमारा संविधान लागू अडॉप्ट करने के बाद। रिपब्लिक डे की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू किया गया, इन्फोर्स में लाया गया, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो 9 दिसंबर से लेके जब तक हमने संविधान अडॉप्ट किया था तो कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और
जिसमें 165 अधिवेशन जो है हमें देखने को मिले। और कुल मिला के अगर हम कहें 9 दिसंबर से लेके लागू जब तक हुआ 26 जनवरी तक, तो 3 साल 12 महीने और 16 दिन जो है हमें देखने को मिले। यही आपसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि 2 साल 12 महीने, 2 साल 6 महीने, 2 साल 18 की जगह 7 दिन, तो ये आपको याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। चलो, अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो कुल मिला के प्रियम्बल के साथ कंटेनिंग अ प्रियम्बल था। प्रियम्बल के साथ साथ जो है हमारे कुल मिला के 295 आर्टिकल्स थे, जिसके 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। क्या थे आपके, जब प्रियम्बल था, प्रियम्बल के साथ 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, जिसके 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 12 शेड्यूल। 395 आर्टिकल और 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। अब जो अगर हम बात करें टिल नाउ कितने आपके आर्टिकल्स हो गए हैं, टिल नाउ अगर हम बात करें तो 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 448, जिसके 22 पार्ट्स हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कुल मिला के कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल। तो 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल, 22 पार्ट, 22 की जगह 25 हो गया, 25 पार्ट्स, 25 पार्ट और 12 शेड्यूल, ठीक है। इनिशियली कितना था? 395 आर्टिकल, 22 पार्ट और 8 शेड्यूल थे। अब कितने हो गए? 448 आर्टिकल्स हो गए, 25 पार्ट हो गए और 12 शेड्यूल हो गए। तो टिल नाउ अगर हम देखें तो कितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं? 106 अमेंडमेंट्स अब तक हुई हैं। कितनी अमेंडमेंट हुई हैं? 106 अमेंडमेंट्स हमें अब तक देखने को मिली हैं, ठीक है। और 106 अमेंडमेंट जो हुई थी वो हमें हम कब देखने को मिली थी? 2023 में जो है हमें 106 अमेंडमेंट जो है हमें देखने को मिली थी। 106 अमेंडमेंट हमें कब देखने को मिली थी? 2023 में, 2023 में। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम प्रियम्बल देखेंगे, शेड्यूल देखेंगे, और साथ ही साथ जो है आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो HCS एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स से, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ DPSP जो है, ठीक है, DPSP से फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रियम्बल से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए हैं HCS में। तो हम यही जो है मेजर टॉपिक फटाफट कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, और हार्डली एक क्लास और लेंगे हम इंडियन पॉलिटी का, और इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। देन इसके बाद जो है हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, साथ ही साथ जो है वो GS का भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। पैरेलली जो अगर मैं बात करूं, आपका सब्जेक्टिव के लिए क्लासेस हमारी चल रही हैं। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव का भी जो है, PYQ का भी जो है वो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो चल रहे हैं हमारे, ठीक है, वो भी करवा रही हूँ मैं, और फॉर द HPSC साइंटिस्ट भी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, और HPSC के अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी जो आपका ये यूज़फुल है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।